हेलो दोस्तों। आरके लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज में लेकर आया था बिजनेस स्टडी की, जो कि 11th क्लास वालों के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है हिंदी मीडियम में है, और इसमें मैं सीबीएसई का सिलेबस कवर करता हूँ। तो इसी सीरीज में मैं आपकी चैप्टर 4 की आखिरी एक्सरसाइज 4.4 के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर 4 की आखिरी एक्सरसाइज है, तो इसके साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज की वीडियोस है, जितने भी चैप्टर्स है, उन सभी का प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए नोट्स के, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, डाक एवं टेलीग्राम सेवाएं। डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं, संदेशवाहन सेवाएं। ठीक है, ये सारी क्या है? संदेशवाहन की सेवाएं हैं। सबसे पहले संदेशवाहन क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर जान लेते हैं। संदेशवाहन विचारों भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला है। ठीक है, अपनी बातों को केवल दूसरे को बताना नहीं, उसको समझाना भी संदेशवाहन कहलाता है। ठीक है, संदेशवाहन तभी पूर्ण होता है जब सामने वाला समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संदेशवाहन के माध्यम। सबसे पहला है परंपरागत माध्यम। दो माध्यम है इसके, कौन कौन से हैं? परंपरागत पहला और दूसरा है आधुनिक माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले हम परंपरागत माध्यम देख लेते हैं कौन से होते हैं। संदेशवाहन के कुछ माध्यम ऐसे हैं जो बहुत समय से प्रचलन में है। डाक सेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो परंपरागत माध्यम है वो कौन सा है? डाक सेवा के नाम से जाना जाता है इसे। डाक सेवा वह संदेशवाहन का माध्यम है जो कि परंपरागत माध्यम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत डाक सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली आती है पत्राचार। पत्राचार संदेशवाहन का सबसे पुराना माध्यम है। इसके अंतर्गत पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे तथा एरोग्राम सम्मिलित किए जाते हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले पत्रों को एरोग्राम कहते हैं। ठीक है, पत्र भेजना, लेटर भेजना समझ गए होगे। एरोग्राम वह होता है जिसे हम विदेशों में भेजते हैं। वह लेटर, वह पत्र जो कि विदेशों में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? एरोग्राम कहते हैं। तो ये हमारा होता है पत्राचार। आगे चलते हैं। दूसरा है तार। तार तार दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने का एक अच्छा साधन है। संदेश भेजने वाला जो भी संदेश तार में लिखता है वह ज्यों का त्यों प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तार क्या है? संदेश भेजने का एक अच्छा माध्यम है, साधन है। इसमें जो भी संदेश आप भेजना चाहते हो वो ज्यों का त्यों जैसा का है वैसा ही पहुंच जाता है। ठीक है, अगला है टेलीफोन। भारत में टेलीफोन सेवा डाक एवं तार विभाग द्वारा सन 1881 में प्रारंभ की गई। ठीक है, एक ही शहर में टेलीफोन करने को लोकल कॉल तथा एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन करने को ट्रंक कॉल कहते हैं। लोकल और एसटीडी आपने सुना होगा। ठीक है, ये है हमारा टेलीफोन। ठीक है, अगला है पार्सल डाक। इसका अभिप्राय डाक सुविधा के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत वस्तुएं देश व विदेश में भेजी जा सकती हैं। ठीक है, क्या था ये? पार्सल डाक, जिससे हम अपने वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। अगला है स्पीड पोस्ट। इसका अभिप्राय डाक सुविधा के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत अति शीघ्र प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाती है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़्यादा जल्दी है भेजने की, चाहते हैं कि जल्दी पहुंच जाए, तेज़ी से पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या होता है? स्पीड पोस्ट होता है। ठीक है, अगला है बचत। डाक विभाग द्वारा निम्नलिखित मुख्य बचत योजनाएं शुरू की गई हैं। डाक जो भी विभाग है, डाक विभाग, इसने क्या किया है कि बहुत सारी बचत योजनाएं भी इसने क्या कर रखी हैं? चला रखी हैं, जिससे कि क्या होता है? लोगों को फायदा होता है। आइए देख लेते हैं वह कौन कौन सी बचत योजनाएं हैं। ये जो भी चीज़ मैंने ऊपर बताई, तार, टेलीफोन, पार्सल, स्पीड पोस्ट, ये अभी भी प्रचलन में है, इनका यूज अभी भी किया जाता है। ठीक है, इनको हम परंपरागत माध्यम कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वो बचत सेवाएं हैं, योजनाएं हैं। तो सबसे पहला आता है आवर्ती जमा। कौन सा है? आवर्ती जमा। इसका अभिप्राय डाक विभाग की उस बचत योजना से है जिसके अंतर्गत जमाकर्ता निश्चित अंतराल पर निश्चित धनराशि निश्चित अवधि तक जमा करता है तथा समझौता अवधि समाप्ति पर खाते में जमा धन ब्याज सहित प्राप्त करता है। ठीक है, क्या है ये? आवर्ती जमा। आवर्ती जमा क्या होता है? इसमें यह एक बचत योजना है। आवर्ती जमा भी एक बचत योजना है जिसमें कि जमा करता है एक निश्चित अंतराल पर। ठीक है जैसे प्रीमियम पे करते हैं ना, उसी तरीके से
टाइम टाइम पर निश्चित धनराशि को क्या करता है, पे करता है, और जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो क्या करता है, ब्याज सहित उसका मूलधन मिल जाता है उसे। ठीक है, तो ये होता है आवर्ती जमा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र, इसका अभिप्राय डाक विभाग की उस बचत योजना से है जो निवेशकों को कर बचत व पर्याप्त आय प्रदान करने के साथ साथ दीर्घकालीन सुरक्षित बचत विकल्प भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र वह पत्र है जो कि निवेशकों को कर बचत और पर्याप्त आय प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कि जो भी इनका कर बचत होता है, उस जो भी इनके पास आय होती है उसके ऊपर कर यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और पर्याप्त आय, ठीक है, प्रदान करती है, और इसके साथ साथ क्या करती है, दीर्घकालीन सुरक्षित बचत विकल्प भी उपलब्ध कराती है। मतलब कि दीर्घकालीन उनके जो भी सेविंग्स है उनको किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, इनके उनको ऑप्शन भी वो उपलब्ध कराती है, विकल्प भी उनको वह देती है। तो सबसे पहले अब इनकी ये जानते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं मैं उनकी बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आवर्ती जमा की उतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसके नहीं बताया। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसकी बता रहा हूँ। सबसे पहला एनसीएस की उपलब्धता है। एनसीएस मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं, इसे इंग्लिश में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, यह पूरे देश में सभी अधिकृत डाकघरों व मुख्य डाकघरों में उपलब्ध रहते हैं। जितने भी अधिकृत डाकघर हैं और मुख्य डाकघर हैं उन सभी में यह एनएससी उपलब्ध रहता है। ये एनसीएस नहीं है, ठीक है, मिस प्रिंट है यहाँ पर, ये एनएससी होगा। ठीक है, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ कहाँ पे उपलब्ध होता है, अधिकृत डाकघरों में उपलब्ध होता है, जहाँ मुख्यालय हो डाकघरों का वहाँ पर भी ये उपलब्ध रहता है। आगे बढ़ते हैं। विनियोग की जाने वाली राशि, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर जगह एनसीएस लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैंने बता दिया एनसीएस नहीं है, ये क्या है, ये हमारा एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखना। 500, 1000, 5000, 10,000 के मूल्य उपलब्ध होते हैं, इनमें आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम इन्वेस्टमेंट 500 की होती है और अधिकतम इसमें कोई सीमा नहीं होता। ठीक है, अगला है ब्याज दर। डाक विभाग एनएससी पर 8.5% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करता है। जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे एनएससी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, उसमें आपको 8.5% का वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। परिपक्वता पर भुगतान, पेमेंट ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, परिपक्वता पर भुगतान किसी भी अधिकृत डाकघर से लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस डाकघर में आपने इन्वेस्ट किया उसी डाकघर से आपको भुगतान मिलेगा, किसी भी डाकघर में आप जा सकते हैं। ठीक है, भुगतान करने वाला अधिकारी विनियोगकर्ता की पहचान से संतुष्ट होकर भुगतान कर देता है। जब भी आप जाएंगे पेमेंट लेने अपनी, तो वो आपकी क्या देखेगा, पहचान देखेगा, उससे संतुष्ट होकर वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, अगला है नामांकन सुविधा। एनएससी पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के होते हुए एनएससी के मूल धारक के जीवित न रहने पर यह मनोनीत व्यक्ति के स्वामित्व में आ जाते हैं। ठीक है, आप नामांकन का मतलब है नॉमिनी। ठीक है, अगर आप नहीं जीवित रहते हैं तो आपके नॉमिनी को यह क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, और ये पेमेंट फिर उसी को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के क्या क्या लाभ है। ठीक है, कर लाभ। एनएससी में विनियोग की गई राशि पर आय कर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपने एनएससी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे क्या होगा कि इनकम टैक्स में आपको वहाँ पर क्या है, उसका लाभ प्राप्त होगा। अगला है पुनर्विनियोग लाभ। एनएससी पर 1 वर्ष के अर्जित ब्याज को आगामी वर्ष के लिए विनियोग माना जाता है तथा उस पर भी धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ प्रथम 4 वर्षों तक प्राप्त होता है। ठीक है, पुनर्विनियोग लाभ वह होता है जिसमें हर एक साल का जो ब्याज होता है वो अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक है, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक है, फिर जो अगले साल का इंटरेस्ट होगा वो उसके अगले साल का इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो इस तरीके से केवल 4 वर्षों तक चलता है, पहले 4 वर्षों तक ये रहता है। ठीक है, और इसमें भी कर लाभ का क्या होता है, प्रावधान होता है कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है शून्य जोखिम लाभ।
क्योंकि इस विनियोग पर भारत सरकार की गारंटी होती है, इसलिए यह एक जोखिम रहित विनियोग माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको जोखिम नहीं रहता क्योंकि इसकी देखरेख भारत सरकार के अंतर्गत होती है। ठीक है, अगला है पर्याप्त आय लाभ। इस विनियोग पर इसी श्रेणी के अन्य विनियोगों से अधिक आय प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, जितने अन्य इन्वेस्टमेंट होते हैं उन सब से अधिक इसके ऊपर आपको इनकम होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये एक पर्याप्त आय लाभ होता है। अब अगला कौन सा है, अगला है किसान विकास पत्र। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, राष्ट्रीय, हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय बचत पत्र पढ़ा। अब हम पढ़ लेंगे किसान विकास पत्र क्या होता है। इसका अभिप्राय भारत सरकार द्वारा किसानों की भलाई पर खर्च करने के उद्देश्य से धन एकत्रित करने के लिए डाकघरों के माध्यम से जनता को जारी किए जाने वाले बचत पत्रों से है। ठीक है, इसमें भारत सरकार क्या करती है कि किसानों की भलाई के लिए धन एकत्रित करती है, जिसके लिए वो डाकघर के माध्यम से जनता को बचत पत्र जारी करती है। ठीक है, सरकार किसानों की भलाई के लिए डाकघरों के माध्यम से बचत पत्रों को जारी करती है। जो भी उससे पैसा आता है, धन एकत्रित होता है, उसका इस्तेमाल किसानों की भलाई के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है इसकी विशेषताएं, सबसे पहला उपलब्धता, केवीपी भारत सरकार के लघु बचत सचिवालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यह लगभग सभी डाकघरों में उपलब्ध होते हैं। जो ये है केवीपी किसान विकास पत्र, ठीक है, ये भी हर डाकघर में उपलब्ध होता है। और ये क्या है, एक लघु बचत है, तो इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला है पात्रता। केवीपी में भारत का कोई भी वयस्क नागरिक विनियोग कर सकता है। एक वयस्क इनमें अवयस्क की ओर से भी विनियोग कर सकता है। एक ट्रस्ट भी इनमें विनियोग कर सकती है, लेकिन कोई व्यावसायिक इकाई नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका वयस्क होना जरूरी है। अगर आप वयस्क नहीं है तो आपकी तरफ से कोई वयस्क व्यक्ति आपकी तरफ से इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी ट्रस्ट हो वो भी इनमें इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन कोई व्यावसायिक इकाई होती है जो, वो इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। परिपक्वता अवधि व राशि। 1 मार्च 2003 व उसके बाद जारी किए जाने वाले केवीपी में विनियोग की गई राशि 8 वर्ष 7 महीनों में दुगनी हो जाती है। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, या तो उसकी समय दे रखिए कब से कब तक के बाद की ये है, 1 मार्च 2013 को कर रखा हो या इसके बाद आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो इसमें, तो उसकी जो समय सीमा है वो 8 साल 7 महीनों की है। 8 साल 7 महीने बाद आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर डबल हो जाएगी। ठीक है, अगला है जमा सीमा। केवीपी में 100 रुपये, 50, 1000, 10,000, 50,000 के मूल्य उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूनतम सीमा 100 रुपये है और अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। तो इन कीमतों पर इन्वेस्टमेंट होती है। अगला है कर लाभ नहीं। आयकर अधिनियम में केवीपी में विनियोग पर कर लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि इसमें आपको कर के ऊपर लाभ नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स होगा तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। नामांकन सुविधा वही, इसमें भी नामांकन सुविधा उपलब्ध होती है। नॉमिनी आप अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। परिपक्वता से पूर्व भुगतान। परिपक्वता से पूर्व भुगतान, इसमें परिपक्वता से पूर्व भुगतान प्राप्त करना संभव है। मतलब अगर आप परिपक्वता जो भी आपकी समय है उससे पहले अगर आप उसका भुगतान लेना चाहते हैं तो यह संभव है। यह सुविधा विनियोग के 2.5 वर्ष बाद कटौती पर उपलब्ध होती है। मतलब कि अगर आपकी 8 साल 7 महीने की टोटल समय है और आप चाहते हैं कि इस समय से पहले ही आप अपना भुगतान ले लें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शुरू के 2.5 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, इसकी विशेषताएं थी। अब इसके लाभ क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। केवीपी के लाभ। खेती का विकास। केवीपी से प्राप्त धन का प्रयोग सरकार किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए करती है। इससे खेती का विकास होता है। ठीक है, दूसरा सुरक्षित विनियोग। क्योंकि केवीपी सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए इनमें किया गया विनियोग पूर्णतः सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला है बचत प्रोत्साहन। केवीपी पर किसान विकास पत्र पर पर्याप्त आय प्राप्त होती है। ठीक है, यही कारण है कि लोग इस बचत योजना की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या है, एक बचत प्रोत्साहन है, सुरक्षित विनियोग है और खेती का इसमें विकास होती है। तो ये है किसान विकास पत्र के लाभ। अब देख लेते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसका अभिप्राय डाक विभाग की उस बचत योजना से है जिसके अंतर्गत विनियोजक दीर्घकालीन विनियोग करके पर्याप्त कर मुक्त आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि ये एक बचत योजना है। सारी बचत योजनाएं जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो वो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट होती है, और जो भी इसका मूलधन प्राप्त होगा समय सीमा के बाद वो कर मुक्त होता है, मतलब उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। इसमें दीर्घकालीन के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, और जब भी उसका अमाउंट टोटल मूलधन प्राप्त होगा तो वो कर मुक्त प्राप्त होगा, उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले पात्रता। पीपीएफ खाता सभी व्यक्ति जैसे कि वेतनभोगी, ठीक है, जिनको सैलरी मिलती है, स्वरोजगारकर्ता व अन्य लोग खोल सकते हैं। हिंदू परिवार व एनआरआई इस बचत योजना में भागीदार नहीं हो सकते, ठीक है। हिंदू परिवार और एनआरआई इस बचत योजना के भागीदार नहीं हो सकते, वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगला है जमा सीमा। पीपीएफ खाते में एक वर्ष में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। एक साल में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है न्यूनतम अवधि व समय वृद्धि। पीपीएफ खाते की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है, ठीक है। पीपीएफ खाता अगर आपने ओपन करवाया है तो उसकी अवधि 15 वर्ष है। इसके बाद इसकी अवधि में 5-5 वर्ष के लिए कितनी ही बार वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। अगला है संयुक्त खाता। पीपीएफ खाता संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकता। अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो वो सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब इसके लाभ देख लेते हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के लाभ। दोहरा कर लाभ। पीपीएफ खाते में जमा राशि पर दोहरा कर लाभ प्राप्त होता है। प्रथम, इस खाते में जमा की गई राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। जो भी आपका इसमें राशि जमा होती है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, पहला तो ये है। और दूसरा, इस खाते प्राप्त होने वाला ब्याज पूर्णतः कर मुक्त होता है। जो भी इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो दोहरा लाभ मिल गया इसके ऊपर, ठीक है। दोहरा कर लाभ, दो तरीके से इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होता है, ठीक है। अगला है ऋण सुविधा। पीपीएफ खाते में जमा राशि के विरुद्ध डाक घर से ऋण लिया जाता है, ठीक है। अगर आपने पीपीएफ खाते में कोई राशि जमा करा रखी है तो उसके विरुद्ध, उसके वजह से आप डाकघर से ऋण भी ले सकते हैं, ठीक है। यह सुविधा तीसरे वर्ष से 5वें वर्ष तक उपलब्ध होती है, ठीक है। अगर आपको लोन लेना है तो आप 3 साल से और 5वें साल तक के बीच में आप वो लोन ले सकते हैं। ऋण पर ब्याज की दर पीपीएफ खाते पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 2% अधिक होती है। अगर पीपीएफ खाते पर आपको ब्याज 5% मिल रहा है, अगर आपने लोन ले लिया तो आपको उसके ऊपर 7% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। यह दर 1 दिसंबर 2011 से लागू है, ठीक है। ये जो 2% अधिक आपको इंटरेस्ट पे करना है, यह कब से लागू हुई है? 1 दिसंबर 2011 से लागू हुई है, ठीक है। तो ये 2 लाभ थे इसके। अब देख लेते हैं अपना मासिक आय योजना। मासिक आय योजना MIS, मंथली इनकम स्कीम। इसका अभिप्राय डाक विभाग की उस बचत योजना से है जिसके अंतर्गत एक मुश्त राशि जमा करने पर एक निश्चित अवधि तक प्रतिमाह ब्याज तथा परिपक्वता पर मूलधन प्राप्त होता है। एक मुश्त राशि का मतलब एक ही बार में जितना है सब कुछ जमा कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, केवल एक बार जमा करो, उसके बाद आपको हर माह यानी कि हर महीने आपको उसका ब्याज मिलेगा, और जब टाइम हो जाएगा उसका पूरा तो आपको मूलधन भी मिल जाएगा, ठीक है। क्या इसकी योजना विशेषताएं हैं इस योजना की? सबसे पहला, विनियोग की जाने वाली राशि। इस योजना में एकल व संयुक्त खाते में जमा किए जाने वाली न्यूनतम व अधिकतम राशि सीमा निम्नलिखित है। इसमें मतलब कि आप न्यूनतम और अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं वो बताया गया है, और इसमें आप एकल खाता भी ओपन करवा सकते हैं और संयुक्त खाता भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंगल और ज्वाइंट खाता दोनों ही आप इसमें ओपन करवा सकते हैं। तो न्यूनतम सीमा क्या है? एकल खाते के लिए 6,000 और ज्वाइंट खाते के लिए भी 6,000, और अधिकतम एकल के लिए 4.5 लाख और ज्वाइंट खाते के लिए 9 लाख रुपए अधिकतम सीमा है। इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, परिपक्वता अवधि। इस खाते की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद आपको आपकी क्या मिल जाएगी? अमाउंट मिल जाएगी, भुगतान हो जाएगा। ब्याज व बोनस दर। डाक विभाग द्वारा 8.4% वार्षिक वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। जो डाक विभाग है इसके ऊपर वो दर क्या देता है? 8.4% की दर से आपको ब्याज देता है। इसके अतिरिक्त जमाकर्ता को परिपक्वता पर जमा राशि का 5% बोनस भी मिलता है। जो भी आपने जमा करवाया था उसके ऊपर आपको 8.4% की इंटरेस्ट तो दे ही रही है, साथ में 5% आपको वो बोनस भी दे रही है, ठीक है। अगला है पासबुक। MIS खाता खोलने पर धारक को डाकघर से एक पासबुक प्राप्त होती है।
इसमें धारक का नाम, पता, जमा राशि, परिपक्वता तिथि व प्रतिमाह प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि लिखी जाती है। मतलब कि इस पासबुक में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, प्रति माह ब्याज व परिपक्वता पर मूलधन प्राप्त करते समय पासबुक को डाकघर में दिखाना अनिवार्य है। जब भी आप प्रति माह अपना इंटरेस्ट लेने जाएं या जब भी आपका समय पूरा हो जाए तो आप अपनी भुगतान लेने जाएं, उस समय आपको इस पासबुक को डाकघर में दिखाना अनिवार्य है, तभी आप अपना भुगतान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अगला है परिवर्तनीयता। एक एकल MIS खाते को संयुक्त खाते व संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने ज्वाइंट खाता खुला रखा और आप बाद में चाहते हैं कि वो ज्वाइंट ना हो, सिंगल हो जाए, मेरा खुद का हो जाए, तो आप ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चेंजेबिलिटी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्या क्या लाभ हैं। सेवानिवृत्तों का सहारा। यह योजना सेवानिवृत्त लोगों को वेतन प्राप्ति की कमी महसूस नहीं होने देती। जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, अगला है सुरक्षित विनियोग। ये तो सब में ही होगा, सरकार की गारंटी होने के कारण यह विनियोग पूरी तरह से सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये हमने परंपरागत देख लिए। अब देख लेते हैं आधुनिक माध्यम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा क्या था, ये परंपरागत माध्यम थे, जिसमें कि सारी चीज़ें पोस्ट विभाग, डाक विभाग द्वारा की जाती है, सर्व की जाती हैं। अब आधुनिक माध्यम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है आपका कुरियर माध्यम। कोरियर सेवा निजी डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है। जो कोरियर सेवा ये भी डाकघरों द्वारा ही प्रदान की जाती है, लेकिन वो निजी डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, निजी डाकघर सरकारी डाकघरों के अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। जो भी निजी डाकघर हैं वो सरकारी डाकघरों के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। कुरियर द्वारा पत्र, प्रलेख, पार्सल आदि भेजे जा सकते हैं। ठीक है, यह सेवा डाकघर सेवा से बहुत सस्ती है। डाकघर सेवा से यह सेवा बहुत ही सस्ती होती है, इन्हें हम कुरियर सेवा कहते हैं। इससे आप अपना पार्सल, प्रलेख, पत्र कुछ भी कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं। तकनीकी विकास के कारण संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए आज अनेक इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उपलब्ध है। संदेश भेजना जितना आसान इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं से हुआ, इतना आसान पहले कभी नहीं था। निम्नलिखित मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं अधिक प्रचलन में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं वो सेवाएं हैं जिनसे कि हम आज कुछ भी कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, कौन कौन से हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं देख लेते हैं। सबसे पहला है फैक्स। फैक्स का अभिप्राय ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से है जिसके द्वारा लिखित संदेश को अति तीव्र संसार के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिखित संदेश जापान पहुंच जाए अभी 4 सेकंड के अंदर ही, तो फैक्स के द्वारा आप यह कर सकते हैं। ठीक है, यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। लिखित संदेश को फैक्स मशीन में डालते ही संदेश अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, लाभ क्या क्या है इसके। शीघ्र संदेश वाहन, गोपनीयता, जो भी आप भेजेंगे, जिसको भेज रहे हैं केवल वहीं उसी तक सीमित है, बीच में कोई नहीं देख सकता। सरलता, सरल है। सस्ती पद्धति, सस्ती है। विषय सामग्री ज्यों का त्यों पहुंचना, जैसा आप उसमें टाइप करेंगे, जैसा आपका संदेश होगा वैसा ही वो पहुंचेगा। और सर्वव्यापक होना। सर्वव्यापक होना का मतलब पूरे संसार में ये है, सेम है, हर जगह इसका यूज एक ही तरह से होता है, इसको कहते हैं सर्वव्यापक। ठीक है, इसके ये लाभ है फैक्स के। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है इंटरनेट। आज संदेश वहन के सारे पुराने तरीके फैशन से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अब तो फैक्स का भी यूज नहीं किया जाता जब से इंटरनेट आया है। ठीक है, सूचना तकनीकी लंबे सफर के बाद आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि पूरी दुनिया एक कमरे में सिमट कर रह गई है। ऐसा इंटरनेट सेवा द्वारा संभव हो सका है। इंटरनेट की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि इस पर उपलब्ध होने वाली जानकारियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, इंटरनेट के आ जाने से पोस्ट विभाग या फैक्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ इसके सामने क्या है, फीके पड़ गए हैं। मतलब जो भी करना आजकल सब कुछ इंटरनेट से हो जा रहा है। किसी को संदेश वहन करना है, सब कुछ इंटरनेट से, शॉपिंग हो जाती है आजकल। ठीक है, खाना भी इंटरनेट से मंगवा लेते हैं, सब चीज़ इंटरनेट से हो जाता है। ठीक है, इसके क्या लाभ हैं। संदेश वाहन में सहायक है, मनोरंजन में सहायक है, ई कॉमर्स में सहायक है, भुगतान किसी को पेमेंट करना हो ऑनलाइन हो जाता है, सामान्य ज्ञान में सहायक है, कुछ जानकारी लेनी हो इससे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे इंटरनेट से लोग ज़्यादा जुड़े हैं और इसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। ठीक है, अगला है ईमेल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार की ऐसी पद्धति है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ईमेल आप जानते ही होंगे, अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो ये भी एक संदेश वाहन का माध्यम ही है जो कि इंटरनेट से चलता है। ठीक है, कुछ भी आप इसके ऊपर अपना किसी को भी कुछ भी सूचना दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगला है टेलीकॉम सेवाएं। अभी तक तो हमने जितनी पढ़ी वो क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं थी।
अब क्या पढ़ रहे हैं हम, टेलीकॉम सेवा, जो कि टीवी से जुड़ा हुआ, टेलीविजन से। टेलीकॉम सेवा वह सेवा है जो विश्व स्तर पर व्यावसायिक व अन्य व्यवहार करने हेतु वांछित सूचनाओं को सही व तीव्र गति से दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इन सेवाओं के बिना व्यावसायिक क्रियाओं को भली प्रकार करना संभव असंभव है। भारत में टेलीकॉम सेवाओं का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए सरकार ने 1999 में टेलीकॉम नीति का ढांचा तैयार किया और 2004 में एक विस्तृत नीति तैयार की। विभिन्न प्रकार की टेलीकॉम सेवाएं निम्नलिखित है। ये सीमाएं नहीं है, यहाँ पर सेवाएं हैं, ठीक है। टेलीकॉम सेवाएं क्या है कि विश्व स्तर पर व्यावसायिक और अन्य व्यवहार के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ भी चीज़ अगर कहीं भी फैलानी हो तो आपने न्यूज़ में देखा होगा, अगर कोई चीज़ बतानी है किसी को तो न्यूज़ में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी संदेश वाहन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि किसी को एडवर्टाइजमेंट करनी है तो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी आती है, ठीक है। व्यावसायिक क्रियाओं के लिए मतलब कि टेलीकॉम सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि व्यावसायिक क्रियाओं के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है कैसा है, ठीक है। तो वो टेलीकॉम से भी होता है, इंटरनेट से भी होता है, हर एक चीज़ से हो सकता है, लेकिन टेलीकॉम से ज़्यादा वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या है, क्या क्या किन किन प्रकार के हैं ये टेलीकॉम सेवाएं, देखते हैं। सबसे पहला है सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं। इस सेवा को एक प्रसिद्ध टेलीकॉम सेवा के नाम से जाना जाता है, जिसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं, ठीक है। टेलीकॉम का सबसे पहली सेवा कौन सी है, मोबाइल फ़ोन की सेवा है, जो कि हर एक चीज़ मोबाइल फ़ोन से हो सकती है, ठीक है। अगला है रेडियो पेजिंग सेवाएं। रेडियो पेजिंग सेवाएं, इस टेलीकॉम सेवा के अंतर्गत पेजर नाम के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पेजर एक तार रहित टेलीकॉम उपकरण है जो संदेश के आदान प्रदान के काम आता है। इसमें ध्वनि अंक अल्फा अंक को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। टेलीकॉम सेवाओं के अंतर्गत दूसरा है रेडियो पेजिंग सेवाएं, ठीक है। इस सेवा के अंतर्गत एक पेजर नाम का उपकरण होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, और पेजर क्या है, तार रहित टेलीकॉम उपकरण है जो कि संदेशों के आदान प्रदान के काम आता है। और रेडियो पेजिंग सेवा में ध्वनि मतलब की आवाज़, अंक और अल्फा अंक को सम्मिलित किया जाता है। इन तीन चीज़ों का यूज़ करके ही हम इसमें अपनी सेवाएं ले सकते हैं। तीसरा है स्थायी लाइन सेवाएं, टेलीफोन लाइन, लैंडलाइन जिसे कहते हैं। इसका अभिप्राय उस टेलीकॉम सेवा से है जिसके अंतर्गत संप्रेषण के लिए पूरे देश में मेटल तारों अथवा फाइबर ऑप्टिक टेलीफोन लाइन का जाल बिछाया जाता है। यह सेवा मोबाइल सेवा से भिन्न है। इस सेवा में संप्रेषण के लिए स्थायी लाइन तथा मोबाइल सेवा में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो लैंडलाइन होती है इसके लिए स्थायी लाइन का प्रयोग किया जाता है, और जो मोबाइल सेवा होती है उसके लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह सेवा वॉइस और नॉन वॉइस व डाटा सेवा की विश्व में कहीं भी आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराती है। वॉइस और नॉन वॉइस दोनों तरीके की सेवाएं ये उपलब्ध कराती है, और साथ में डेटा सेवा भी उपलब्ध कराती है, ठीक है, लैंडलाइन सेवाएं। आगे बढ़ते हैं। केबल सेवाएं। केबल सेवा एक मीडिया सेवा उपलब्ध करने वाली पद्धति है। केबल डीटीएच होता है ना, यह एक तरफा मनोरंजन सेवाएं उपलब्ध करती है। यह सेवा प्रदान करने वाली कंपनी लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में उपलब्ध करती है। यह सेवा भविष्य में द्विमार्गीय होने की पूरी उम्मीद है। केबल ऑपरेटर से नहीं होता केबल सेवाएं, केबल वाली, जैसे टीवी के लिए केबल लगवाते हैं वही वाली सेवा है, ठीक है। अगला है डीटीएच सेवाएं। डीटीएच एक उपग्रह आधारित मीडिया सेवा है। इसके माध्यम से टीवी स्क्रीन पर बड़ी मात्रा में चैनल प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सेवा सेल्यूलर कंपनियों द्वारा उपलब्ध की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को एक छोटा डिश एंटीना व एक सेटअप बॉक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिश कनेक्शन लेना पड़ेगा, और एक सेटअप बॉक्स होता है जो वो लेना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवाएं, ठीक है, जो कि टीवी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, टेलीकॉम सेवाएं हैं। इस चैप्टर में 3 चीज़ हमने पढ़ी, टेलीकॉम सेवाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, और वो परंपरागत, ठीक है, यानी कि डाक सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं। ये 3 चीज़ें पढ़ी जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दे, और इंस्टेंटली सोल्यूशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन्स का सोल्यूशन पा सकते हैं।
नोट्स चाहिए पीडीएफ के तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करना, जो भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना हो, पूछना हो, बताना हो, कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।